मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं ओपी गुप्ता मैकेनिकल ऑपरेशन लेक्चर नंबर 2। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है कि बॉन्ड क्रशिंग लॉ। जैसे कि आपको मालूम है, किसी बड़े मटेरियल को छोटे मटेरियल में कन्वर्ट करना, तोड़ना, इसको कम्युनेशन या फिर क्रशिंग कहते हैं। कम्युनेशन इज अ कॉमन वर्ड विच इज यूज फॉर द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर हमने बॉन्ड लॉ यूज किया है। सबसे पहले हम लोगों ने रटिंगस लॉ यूज किया है, और रटिंगस लॉ यूज करने के बाद हमने किक्स लॉ यूज किया, और उसके बाद इन दोनों का कॉमन इफेक्ट लेके हमने बॉन्ड लॉ यूज किया। मैंने आपको यही बताया था कि एनर्जी इक्वेशन में पावर 1 जो होती है वो हम क्रशिंग रटिंगस के लिए, पावर 2 जो है वो और पावर 2 जो है वो हमारी क्या बोलते हैं इसको, पावर 2 किक्स के लिए, और इन दोनों का जोड़ 1.5, इन दोनों का एवरेज जो है वो हम बॉन्ड लॉ के लिए यूज करते हैं। तो इसमें बॉन्ड लॉ क्या है बता रहा है। बॉन्ड लॉ पहला ऑप्शन है कि कॉल्स फॉर द रिलेटिव लेस एनर्जी फॉर द स्मॉल प्रोडक्ट पार्टिकल्स दैन डज द रटिंगस लॉ। ठीक। दूसरा है कि लेस रियलिस्टिक एस्टिमेशन द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमर्शियल क्रशर। तीसरा स्टेट द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द फार्म पार्टिकल एनी साइज फ्रॉम वेरी लार्ज फीड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। जो सी ऑप्शन है ये स्टेटमेंट बॉन्ड लॉ का है। ठीक। तो बॉन्ड लॉ में ये बताया जाता है कि जो वर्क रिक्वायर्ड है, जिसे हम डब्ल्यू कहें या फिर हम इसको P/m0 कहें। ठीक। कितने kg पर आप कितने टन पर आवर में, मतलब एक्चुअली ये फीड रेट है वो, ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है S/V रेशियो के। ठीक है। अगर हम किसी बहुत बड़े पार्टिकल को किसी भी डिफाइंड साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेशियो S/V सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो जो होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने देखा ये जो है बॉन्ड्स लॉ के बारे में है। तो ये जो सी इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अच्छा, जो ऊपर का सेंटेंस है कि कॉल्स फॉर रिलेटिव लेस एनर्जी फॉर द स्मॉलर प्रोडक्ट्स पार्टिकल दैन द रटिंगस लॉ। कह रहा बॉन्ड लॉ में कम एनर्जी की जरूरत होती है, तो बॉन्ड लॉ का एनर्जी ज़्यादा होती है कम होती है ऐसा कोई स्टेटमेंट इसका नहीं दिया गया है। किक्स लॉ रटिंगस लॉ के बारे में कहा जाता है, तो इसमें कहते हैं किक्स लॉ इज मोर एक्यूरेट देन रटिंगस लॉ। ठीक। फॉर कोर्स क्रशर, अगर हमें क्रशिंग करनी है, मतलब क्रशिंग कैसे करनी है, हमें जो बड़े से पार्टिकल से छोटे वाले में कन्वर्ट करना है, वो छोटे वाले पार्टिकल बहुत छोटे नहीं है, इसे बोलते हैं क्रशिंग, कोर्स क्रशिंग। मतलब बड़े पार्टिकल बनाने हैं तो उसको बोलते हैं कोर्स क्रशिंग। अगर कोर्स क्रशिंग कर रहे हो तो उसमें किक्स लॉ जो है ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट देता है रटिंगस के मुकाबले में, और वैसे रटिंगस लॉ जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है रटिंगस वो किक्स लॉ के मुकाबले में, अगर हम फाइन क्रशिंग कर रहे हैं तो बेसिकली अगर हम फाइन क्रशिंग कर रहे हैं या फिर ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो रटिंगस लॉ किक्स लॉ के मुकाबले में अच्छा होता है, और अदरवाइज किक्स लॉ अच्छा होता है। इसको लिख लो, 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको लिख लो। यहाँ पर 2 लाइनें लिखो। किक्स लॉ इज more accurate than ratings's law for coarse क्रशिंग, और सेम रटिंगस लॉ इज मोर एक्यूरेट देन किक्स लॉ फॉर फाइन क्रशिंग या ग्राइंडिंग। तो बेसिकली हम इसमें कहना चाह रहे हैं रटिंगस लॉ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर मुझे फाइन क्रशिंग करनी है। इसका उल्टा कर दोगे तो दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ से यहाँ। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्क इंडेक्स इज डिफाइन एज द। वर्क इंडेक्स क्या होती है कि वर्क इंडेक्स के बारे में आपको मालूम है कि
एनर्जी होती है इन्वर्ट, जैसे आप घरों में बिजली ख़त्म करते हो तो इन्वर्ट में आती है, तो ये यूनिट एनर्जी होती है वो क्या होता है, किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो कितने यूनिट हमने या कितने किलोवाट आवर हमने ख़त्म किए हैं पर टन फीड को प्रोसेस करने में, ठीक, उसकी कंडीशन है 100 माइक्रोन। तो पहला ऑप्शन है कि ग्रॉस एनर्जी किलोवाट आवर पर टन ऑफ फीड नीडेड टू रिड्यूस वेरी लार्ज फीड टू सच ए साइज दैट 80% ऑफ द प्रोडक्ट पास थ्रू 100 माइक्रोन। बिल्कुल सही बात है। हम 1 टन फीड को बड़े साइज से इतने छोटे साइज में कन्वर्ट करें कि उसका 80% वेट, जैसे 1 टन का 800 kg वेट 100 माइक्रोन की स्क्रीन से पास हो जाए। यहाँ पर हम डालें कितना, एक टन मतलब 1000 kg। तो इस 100 माइक्रोन की जो स्क्रीन है इससे 800 kg कम से कम या इससे ज़्यादा नीचे आ जाए और ऊपर 200 या 200 से कम ऊपर रह जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी का अमाउंट ख़त्म हुआ है, मान लो 86 किलोवाट आवर ख़त्म हुआ है, ये 86 किलोवाट आवर दिस इज कॉल्ड वर्क इंडेक्स ऑफ दैट सबस्टेंस, जिसको मैंने क्रश किया है, इसको मैंने ग्राइंड किया। समझ गए? तो ये जो 12 है उसका ए आंसर राइट है। ध्यान देने बात है, इसमें जो स्क्रीन यूज की जाती है वो 100 माइक्रोन की है। पहली बात, क्रश कहाँ तक हम लिमिट करते हैं, 80% निकल जाना चाहिए, तो 80% याद रखिए, 100 माइक्रोन याद रखिए, ठीक, इतना याद रखिए, और किलोवाट आवर पर टन याद रखिए। तो नीडेड, तो इसमें 80% दिया हुआ है जी, बिल्कुल सही है। इसमें 200 माइक्रोन दिया इसलिए ये गलत है। इसमें 200 मैच दिया जी, गलत है। इसमें 100 माइक्रोन दिया हुआ है और एनर्जी नीड टू सक्सेस 1 टन, इसमें 1 टन दिया हुआ बिल्कुल सही है। एनर्जी दिया ये भी सही है, बट इसने क्या किया है कि यहाँ पर 80% कितना वो डिफाइन नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ बॉल मिल शुड बी क्रिटिकल स्पीड। जो बॉल मिल की ऑपरेटिंग स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड की हमेशा कम होनी चाहिए, तभी हमारी जो मिलिंग है, ग्राइंडिंग है, वो बेहतर होगी। अदरवाइज मिलिंग हमारी डाउन हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस तरीके से है, ये कोई बॉल है, जब बॉल ऊपर जाएगी नीचे गिरेगी तो इम्पैक्ट के थ्रू क्रशिंग करेगी और एट्रेशन थ्रू क्रशिंग करेगी, बट ये जो है बिल्कुल लास्ट टॉप तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर यहाँ तक पहुँच जाएगी तो डेफिनेट है कि इसके बाद फिर वो चक्कर लगाइए पूरा, तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाएगा इसके अंदर। तो जिस स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाता है, हमारी जो बॉल है वो पूरे चक्कर लगाने लगती है, वो कंडीशन जो है वो स्पीड, वो मैक्सिमम वो मिनिमम स्पीड जहाँ पर चक्कर लगाने लगती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड से कम होनी चाहिए स्पीड बॉल की, तभी जो सही से काम कर पाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ बॉल मिल शुड बी लेस देन, मच मोर देन, एटलीस्ट इक्वल, स्लाइटली मोर, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि इसकी लेस होनी चाहिए, राइट। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है सर इसमें क्रिटिकल स्पीड कितनी होती है, तो वो लिख लीजिए। बॉल मिल की जो क्रिटिकल स्पीड होती है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर है वो बॉल मिल की रेडियस है, कैपिटल आर, और इसके अंदर छोटी छोटी जो बॉल पड़ी हुई है बॉल्स, उनकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। इन दोनों को मीटर में पुट करेंगे और जो जी है जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो जो आरपीएस में आएगा, इसको 60 में कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आरपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इसको आरपीएम में ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक। कहीं भी आप जाओगे किसी भी इंडस्ट्री में तो वहाँ पर इसकी जो एनर्जी स्पीड है वो ऑपरेटिंग स्पीड या फिर क्रिटिकल स्पीड वो किस में लिखी होगी, आरपीएम में ही लिखी होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, फूड एनर्जी मिल यूज फॉर। फूड एनर्जी मिल का यूज कहाँ करते हैं? फूड एनर्जी मिल एक ऐसी एनर्जी मिल है जिसका यूज हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल निकालने के लिए करते हैं। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल अगर हम बोलें तो क्या मतलब है इसका, तो आपको मालूम होना चाहिए अल्ट्रा फाइन पार्टिकल का मतलब है 340 मैच से भी कम का पार्टिकल बनाना, है ना। अगर हम 1/4 इंच के पार्टिकल को -340 मैच तक ले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल के लिए फूड एनर्जी मिल का यूज करते हैं। इसमें एक हाई प्रेशर स्टीम यूज करते हैं, उसमें किसी मटेरियल को ले जाते हैं, वो हाई इम्पैक्ट से टकराता है पार्टिकल और वो बहुत ही छोटे पार्टिकल में चूर चूर हो जाता है। इस तरीके से ये अल्ट्रा ग्राइंडिंग यहाँ पर मुझे पॉसिबल होती है, तो 14 का सी होता है। कटिंग के लिए हम लोग नाइफ यूज करते हैं, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडर्स यूज करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग मशीन बॉल मिल हो गया, हैमर मिल हो गया, रॉड मिल हो गया, ट्यूब मिल हो गया, वर्टिकल रोलर मिल हो गया, वगैरह वगैरह। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 15 के बारे में बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि बेड ग्राइंडिंग इन अ रिवॉल्विंग मिल। अगर कोई मिल रिवॉल्विंग है और उसमें हम बेड ग्राइंडिंग करते हैं, बेड ग्राइंडिंग का मतलब है कि हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो साथ में वाटर फीडिंग करते हैं जिससे कि आसानी से ग्राइंडिंग हो जाए। अब सीधी सी बात है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम कहीं पर भी किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग से हम कोई सॉल्वेंट मिला लेते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो हम बताते हैं। पुराने समय में क्या करते थे हम लोग, एक जैसे आज हम सीमेंट से मकान बनाते हैं, उस समय पहले हम चूना पत्थर से मकान बनाया करते थे। तो हम चूना पत्थर का यूज हम 18 सन और 1900 में करते थे। CO3 लाइमस्टोन जैसी चीज़ों का, इसमें हम दूध मिलाते थे, गाय का दूध हम इसमें मिलाते थे। फिर इसको हम एक बड़े से पत्थर के बने हुए या फिर गड्ढे में क्या करते थे, इसको क्रश करते थे, जानवरों की हेल्प से क्रश करते थे। तो ये क्रशिंग बहुत आसान हो जाती थी। और उसको बाद में तो हमें कुछ ना कुछ सॉल्वेंट मिलाना था, दूध मिलाना था, दालें मिलानी थी, चीनी मिलानी थी, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पहले मिलाए थे, जैसे क्रशिंग हमारी आसान हो जाती थी। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसमें एनर्जी कंजम्पशन हमारा कम हो जाता है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बेड ग्राइंडिंग रिवॉल्विंग मिल एज ए कम्पेयर टू ड्राई ग्राइंडिंग। तो ड्राई ग्राइंडिंग मुकाबले में कैसा होता है? पहला ऑप्शन है कि गिव्स लेस बियर ऑन चैम्बर वॉल, दूसरा रिक्वायर मोर एनर्जी, तीसरा है इंक्रीज कैपेसिटी, और चौथा है कॉम्प्लिकेटेड हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। 15वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है इसमें कि इसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, जवाब बिल्कुल सही है। रिक्वायर्स मोर एनर्जी, तो इसमें रिक्वायर्स मोर एनर्जी नहीं है, लेस एनर्जी है। ठीक, इसमें एनर्जी कैसी होती है? लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये गलत हो गया। जी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी का मतलब है कि आप किसी टाइम में कितना मटेरियल प्रोसेस कर पाते हो। अगर भाई सूखा मटेरियल आप पीसोगे तो मालूम पड़ेगा 10 किलो पीस पा रहे हो, और उसमें कुछ भिगो लोगे, पानी मिला लोगे या कोई सोलन मिला लोगे, फिर पीसोगे तो मालूम पड़ेगा 15 किलो या 12 किलो पीस पा रहे हो। तो ये अंतर है बेड ग्राइंडिंग में। तो समझ गए होगे आप, इसका राइट आंसर है सी। 16 क्वेश्चन है, सीमेंट क्लिंकर इज रिड्यूस टू फाइन साइज। सीमेंट क्लिंकर में आपको बता दें, हम जो इंडस्ट्री में सीमेंट बनाते हैं तो हम 3 प्रकार के सबस्टांस लेते हैं, चाहे वो कैल्शियम पूर्ति के लिए CaCO3 हो गया, लाइम हो गया, एल्यूमिना हो गया, और SiO2। इनका मिक्सचर लेते हैं और फाइनली इनका मिक्सचर जो है ग्राइंडिंग करके मिला लेते हैं, और इनकी क्या करते हैं कि एक गोलियां बना लेते हैं, गोलियां गोल गोल गोली बना लेते हैं, और ये गोलियां ही सीमेंट क्लिंकर कहलाती हैं। इनको बाद में ग्राइंडिंग करके पाउडर फॉर्म में करते हैं और माइनस 200 मैच हैं, 200 मैच से कम साइज बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा मिल यूज़ करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। हम इसके लिए बॉल मिल का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, वर्टिकल रोलर मिल का यूज़ करते हैं। तो इन सब मिल का यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक, तो फाइन साइज के लिए हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, और बेसिकली बॉल मिल का यूज ज़्यादा करते हैं। तो इसमें से हैमर मिल हो गया, ट्यूब मिल हो गया, रोल क्रशर हो गया, बॉल मिल हो गया। तो हम इसमें से बॉल मिल और वर्टिकल रोलर मिल का यूज करते हैं, तो हम इसमें बॉल मिल का टिक करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा था इसमें बुक में तो आंसर दूसरा दिया है, तो भैया बुक में अगर आंसर दिया है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे इंडस्ट्रियल जो डाटा है तो बॉल मिल का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मिक्सर यूज फॉर रबर कंपाउंडिंग एज। मिक्सर यूज फॉर द रबर कंपाउंडिंग। रबर का मटेरियल आपस में मिक्स करना है, 2 प्रकार के पॉलीमर को मिक्स करना है, तो कौन सा हम मिक्स करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो इसमें वैनबरी मिक्सर जो है, मैंने आपको MOSH में पढ़ाया है, वैनबरी मिक्सर का यूज करते हैं। रबर लेटेक्स वगैरह हैं रबर कंपाउंड को मिलाने के लिए, जिनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, जिनको मिलाने पर आपस में इम्पैक्ट कम क्रिएट हो पाता है, ऐसे मटेरियल को मिलाने के लिए वैनबरी मिक्सर का हम यूज करते हैं। तो 17 का बी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे, मोल्टन अमोनिया नाइट्रेट। मोल्टन अमोनियम नाइट्रेट यानी अमोनिया NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 कह रहा है कि इसको इज मिक्स विद ग्राउंड लाइमस्टोन। ग्राउंड लाइमस्टोन में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलाने के लिए मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मिलाते हैं, आपको मालूम है। तो कौन सा हम मटेरियल, कौन सी मिल यूज कर लेते हैं? पग मिल यूज करते हैं, बैमेज मिक्सर यूज करते हैं, या फिर मिक्सर एक्सट्रूडर यूज करते हैं, मुलर मिक्सर यूज करते हैं। तो 18 का ए है पग मिल। ठीक, पग मिल का यूज करते हैं। पग मिल का यूज, पग मिल आप जाओगे, ऐसे आप एग्जाम्पल देता हूँ, टाटा केमिकल बमराला में हम इसको बनाते हैं। 2 प्रकार के अलग अलग कंपाउंड को मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर हम पग मिल का यूज करते हैं। पग मिल में ब्लेड होता है, सिंपली हम मटेरियल डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, मिक्स करते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर द प्रीलिमिनरी ब्रेकिंग ऑफ द हार्ड रॉक वी यूज।
ठीक है। प्रीलिमिनरी ब्रेकिंग ऑफ हार्ड रॉक, अगर हार्ड रॉक को ब्रेक करना है, इसका मॉस स्केल में काफ़ी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसको ब्रेक करना है तो क्या यूज करेंगे, तो आपको मालूम है कि वो एक प्राइमरी क्रेशर में आएगा। और जाइट्रिक क्रेशर, बॉल मिल, ट्यूब मिल, ये तो दो ऑप्शन बी और सी तो है नहीं। स्क्वायर के डिसइंटीग्रेटर, तो इसका पहला आंसर है 19 का जाइट्रिक क्रेशर। जाइट्रिक क्रेशर प्राइमरी क्रेशर है और बड़े साइज के पार्टिकल, बड़ी लार्ज पार्टिकल को, वेरी लार्ज पार्टिकल को अगर आपको कन्वर्ट करना है 6 से 18 इंच के पार्टिकल में, हम कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी क्रशिंग करनी है तो जाइट्रिक क्रेशर का यूज करते हैं। तो 19 नंबर का ए राइट आंसर है। बी, फाइब्रस मटेरियल इज ब्रोकन बाई, फाइब्रस मटेरियल कैसे ब्रोक करते हैं, रोल क्रेशर से, स्क्वायर के डिसइंटीग्रेटर से, बॉल मिल से या ट्यूब मिल से। तो भैया जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है कि इसे हम बोलते हैं कि फाइब्रस मटेरियल, जो मटेरियल फाइब्रस मटेरियल होते हैं उनको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आपको बताना है और मिक्स कर ब्रोकन, इसको ब्रेक करना है मुझे, ठीक है। बेसिकली ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के रोल क्रेशर यूज करते हैं, रोल क्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। स्क्वायर के डिसइंटीग्रेटर यूज करते हैं, बॉल मिल यूज करते हैं और बॉल मिल, ट्यूब मिल। तो फाइबर मटेरियल स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल हैं, इनकी यूज के लिए हम स्क्वायर केज डिसइंटीग्रेटर का यूज करते हैं, ठीक। तो 20 का ए बी आंसर राइट है। तो ये थी कहानी आज के लेक्चर की। तो आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज आपकी बड़ी होगी। तो अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम आपको ओपी गुप्ता के 10 सब्जेक्ट और यहाँ तक 18 सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं अपने एप्लीकेशन कैम ग्रुप पे। साथ में हम आपको 10 सब्जेक्ट फुल पढ़ाते हैं, थ्योरी पर, न्यूमेरिकल पर, प्रीवियस क्वेश्चन, और साथ में हम आपका टेस्ट सीरीज भी है हमारा जो टेस्ट लेते हैं, आप उसको ज्वाइन करिए और पूरे भरोसा से पढ़िए। 4 महीने में आपको हम तैयार करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। नमस्कार।